हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है उसमें आज क्लास हम पढ़ने वाले हैं 19, यानी कि 19वीं क्लास है आज हमारी। और इससे पहले 18 क्लास में करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाकर अपने रिवीजन को कर सकते हैं। हम क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलेंगे बिना देरी के। निम्नलिखित में से किसने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने का विरोध किया था? विरोध का ध्यान रखना है, यहाँ पर विरोध करने की बात हो रही है। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब है अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किसने किया था? विलियम एडम, लॉर्ड कैनिंग, मिसेस एनी बेसेंट या बीएल राइस। तो ये किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विरोध किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा देखो, हम व्याख्या सहित ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इनकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन की जो व्याख्या होगी वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाए, ठीक है। सीधा टिक लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको समझ के ही पढ़ना चाहिए। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने का विरोध किया था। उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य एवं एक राष्ट्रवादी के रूप में, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना उन्होंने 1916 ईस्वी में की थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने, इसका भी याद रखना है। उसका सदस्य और एक राष्ट्रवादी होने के रूप में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की वकालत की थी तथा भारत में प्राच्य शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद देने के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का विरोध भी इन्होंने किया था। इन्होंने ये कहा था कि मतलब यहाँ की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है और आध्यात्मिकता की इन्होंने वकालत की थी कि हमें इसको ही बनाए रखना चाहिए, ना कि यहाँ पर जो अंग्रेजी शिक्षा है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, उसका विरोध किया था इन्होंने, ठीक है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने की थी 1916 में, इसका भी याद रखना है। भाई क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, बस 1-2 लाइक आते हैं। जहाँ पे ज़्यादा बच्चे, अगर 50-100 बच्चे भी देख रहे हैं तो कम से कम 100 बच्चे देख रहे हैं तो 50 बच्चे तो लाइक कर दिया करो, ताकि हाँ लगे जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करेंगे ना उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन तो मिलेगा ही, साथ में उतना ही बच्चों तक ये क्लास पहुँचेगी। ओजोन छिद्र की सर्वप्रथम खोज निम्न में से कहाँ पर हुई थी? ओजोन छिद्र की सबसे पहले खोज कहाँ पर की गई थी? तो देखो, ओजोन परत आप सभी जानते होंगे, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। ये क्या होती हैं तो इसको भी हम देख लेंगे। इसकी खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये की गई थी दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में, ठीक है। दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र आप सभी जानते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये 2 भागों में बांटती है इसको भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, और ये उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र है और ये नीचे वाला दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर इसकी सबसे पहले जो ओजोन छिद्र है उसकी खोज की गई थी, ठीक है। बहुत पतली हो गई है ये परत जो ध्रुव है उनके ऊपर। यहाँ पर ओजोन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता वर्ष 1985 में अंटार्कटिका में दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र चला था, मतलब पता चला था, ठीक है। सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता कहाँ चला था? 1985 में अंटार्कटिका में चला था। अंटार्कटिका सबसे नीचे ही है, दक्षिण ध्रुवीय में ही है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र है जो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके बारे में जरूर आपने पढ़ रखा होगा साइंस में, है ना, साइंस या ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। जो ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब उनको पृथ्वी पर आने से रोक देती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण की वजह से क्या होती जा रही है? पतली होती जा रही है और ये अब उनको रोकने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। जो आजकल आप सुन रहे हैं, सबसे ज़्यादा त्वचा के कैंसर हो रहे हैं, स्किन एलर्जी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही, छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है ना। कैंसर है, टीबी है, ये सब बीमारियां जो हो रही हैं ना, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होती हैं। वैसे तो खाना पीना और भी जिम्मेदार चीज़ें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ये भी इसमें इसका भी योगदान है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की मंडल परत में पाई जाती है, ठीक है। ये जो ओजोन परत है कहाँ पाई जाती है? तो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की मंडल परत में पाई जाती है। यह पृथ्वी पर जीवों और एक इसमें मंडल लिखा है, वैसे ही समताप मंडल में पाई जाती है, जो हमारा
सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर यानी कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से ऊपर का जो मंडल है समताप मंडल सेकंड नंबर का, ठीक है, उसमें ये परत पाई जाती है। यह पृथ्वी पर जीवों और एक अपरावैंगनी किरणों के बीच होने वाले संपर्क को रोकने हेतु एक अवरोध, अवरोध का मतलब है उन दोनों के बीच में चट्टान बन करके खड़ी हुई है, ठीक है, के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सीपीसीबी। सीपीसीबी द्वारा विहित आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निम्नलिखित प्रदूषकों की सीमा को उचित बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। सीपीसीबी द्वारा विहित आवासीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें 24 घंटे के आधार पर प्रदूषकों की सीमा को उचित बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर, क्या है ये निलंबित, ये विनिकीय नहीं है, कनिकीय पदार्थ होता है, कनिकीय, ठीक है। निलंबित कनिकीय पदार्थ एसपीएम श्वसनीय निलंबित कनिकीय पदार्थ, ये बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है। कनिकीय पदार्थ आरएसपीएम सीसा पीबी अमोनिया एनएच3, इनके केमिकल नेम भी याद रख लेना। सीसा को पीबी बोलते हैं, अमोनिया को एनएच3 बोलते हैं, ठीक है। श्वसनीय निलंबित कनिकीय पदार्थ को आरएसपीएम बोलते हैं और निलंबित कनिकीय पदार्थ को एसपीएम बोलते हैं, इनको जरूर याद रख लेना। यहाँ पर विकल्पों में से सही उत्तर हमें चूज करना है। तो सबसे पहले देखो बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सीसा आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सीसा, और उसके बाद आएगा श्वसनीय निलंबित कनिकीय पदार्थ, और इसके बाद आएगा निलंबित कनिकीय पदार्थ, और फिर आएगा अमोनिया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे, इसका अगर ऑप्शन की हम बात करें तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सीपीसीबी का जो पूर्ण रूप होता है यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। सीपीसीबी, सीपीसीबी आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। इसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1974 में हुई थी जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए। 23 सितंबर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। प्रदूषण अधिनियम 1974 के अंतर्गत की गई थी। सीपीसीबी द्वारा विहित आवासीय क्षेत्रों में ये इसका क्रम दे रखा है, सीसा, फिर श्वसनीय निलंबित कनिकीय पदार्थ, फिर निलंबित कनिकीय पदार्थ, और फिर अमोनिया। तो इसको भी आप अच्छे से देखो, जो व्याख्या मैं आपको करा रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ा करो, सुना करो। मैं देखती हूँ कि बच्चे पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, पता नहीं क्या है उनका, उनकी प्रॉब्लम मैं नहीं जानती, लेकिन पूरी वीडियो आप देखा करो। आप एक जगह अगर टिक करके पढ़ेंगे नहीं अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट को, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठ रहे हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उसको इतनी देर तक पढ़ो जितने देर में वो आपके दिमाग में छप ना जाए, ठीक है, तभी आप कोई भी पेपर निकाल पाएंगे। नीचे दी गई एक देखो, कहते हैं ना, मतलब आपने एक कहावत सुनी होगी, महंगा मतलब कुछ होता है ऐसा, सस्ता रोवे बार बार, है ना, ऐसा कुछ होता है, सस्ता रोवे बार बार। तो ये कहावत ना आपके पढ़ने पर भी लागू होती है। अगर आप 3-4 साल, बहुत से बच्चे बोलते हैं हमने 4 बार नेट दे दिया, 5 बार नेट दे दिया, 2 बार नेट दे दिया, लेकिन नेट निकलता ही नहीं है, फर्स्ट पेपर में रह जाते हैं, उसमें रह जाते हैं। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अभी 20 दिन है, वैसे मैं आज इस पर एक वीडियो और बनाने वाली हूँ, है ना, वो अलग से होगी बिल्कुल, कि आपको किस तरह से ये जो क्वेरी रहती है मन में, इनको एक ही बार में कैसे आपको सबसे निपटना है। चलो उसके बारे में मैं अलग बात करूंगी। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 1, 6, 18, 44। देखो इसमें तो आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि यहाँ पर कौन सी हमारी जो वैल्यू है वो लगी हुई है। इसमें प्लस तो दिख नहीं रहा है ना, प्लस तो ज़्यादा ही हो रहा है, मल्टीप्लाई भी शायद नहीं हो रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या, कौन सी जो लॉजिक है वो लगा हुआ है। 1, 6, यहाँ पर है 18, यहाँ पर है 44, यहाँ पर है 98। तो इतने को ही देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो 1 में अगर हम +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आगे कैसा हो रहा है, 5, है ना, 5 में क्या हो रहा है, 5 2 जा तो 10 ही होते हैं। 5 2 जा क्या होते हैं, 10 नहीं, एक मिनट, 6 से आगे, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड।
देखो इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है ये है 5, यहाँ पे 5 आ गया हमारा, और 5 के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 + 2, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 12, और फिर 12 को भी हम इसी तरह से करेंगे, 2 + 2, तो ये आ जाएगा 24। इस तरह से हम इसको करते हुए जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वहाँ वो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, 876, ठीक है, 876 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और देख लेना इसमें थोड़ा सा कौन सा लॉजिक लगा हुआ है अच्छे से, है ना, क्योंकि रीजनिंग और मैथ, थोड़ा सा रीजनिंग में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है नहीं समझ में आता, लेकिन आपके आ रहा है तो आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सी इस तरह के क्वेश्चन ये जो पूछे जाते हैं, ये इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे हर पेपर में आया है प्रैक्टिस सेट में, लेकिन ये उन समय थोड़ा सा मुझे टफ लगा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कौन से कथन है जो कि सही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में कथन बताने हैं हमें। इसमें क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत अनुप्रयुक्त होते हैं। क्वांटम बिट्स यानी कि क्यूबिट्स का प्रयोग सूचना इकाई के रूप में किया जाता है। यहाँ पर सही कथन बताने हैं तो हमारे यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत अनुप्रयुक्त होते हैं। क्वांटम बिट्स का प्रयोग सूचना इकाई के रूप में किया जाता है, ये दोनों ही बात है जो करेक्ट है। तीसरा क्या कह रहा है, क्वांटम कंप्यूटर मानवीय प्रयोक्ताओं के लिए घातक विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, तो ये गलत है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग एक तीव्र गति से उभरती कंप्यूटर तकनीक है जो कि पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत जटिल समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है, तथा क्वांटम यांत्रिकी के नियमों पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर कौन से होते हैं, इनको एक बार यहाँ से दोबारा से आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं हैं जो MS वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती हैं। कौन सी सुविधाएं हैं जो MS वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती हैं। फाइंड और रिप्लेस, मेल मर्ज, वर्तनी जांच और थसोरस, स्वचालित पुनर्परिकलन। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी सुविधाएं हैं जो MS वर्ड में उपलब्ध होती हैं। तो फाइंड और रिप्लेस होता है, मेल मर्ज होता है, वर्तनी जांच और थसोरस भी होता है, लेकिन जो स्वचालित पुनर्परिकलन है ये इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। A, B और C इसमें तीनों सही हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसमें यही ऑप्शन है, इसकी कोई व्याख्या नहीं है, है ना, इसमें यही दे रखा है कि इसमें ये तीनों इसमें सही हो जाएंगे। मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी कि MAC एड्रेस एक संख्या को इंगित करता है, क्या करता है, एक संख्या को इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी युक्ति यानी कि डिवाइस की विशिष्ट रूप से पहचान करता है, और यह सामान्यतः बिट्स का होता है, यानी कि कितने बिट्स का होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC एड्रेस एक संख्या को इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी डिवाइस की विशिष्ट रूप से पहचान करता है, और ये सामान्यतः ये कितने बिट्स का होता है, 16, 32, 48 या फिर 128। तो ये होता है हमारा 48 का, ठीक है, 48 बिट्स का होता है। मैक इसको बोलते हैं शॉर्ट में, मैक यानी कि MAC इस तरह से लिखेंगे तो मैक बन जाएगा, ठीक है। मैक एड्रेस का प्राथमिक उपयोग किसी दिए गए डिवाइस या कंप्यूटर का भौतिक पता सुनिश्चित करता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC एड्रेस एक संख्या को इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी युक्ति की विशिष्ट रूप से पहचान करता है, और यह सामान्यतः 64 बिट्स या 48 बिट्स का होता है, ठीक है। 64 बिट्स हमारे इसमें दे ही नहीं रखे हैं, तो हमें यहाँ पर 48 सही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, किसी विशिष्ट समय अवधि में किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना किसको प्रतिबिंबित करती है। किसी विशिष्ट समयावधि में मतलब किसी विशेष समय पर किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना किसको प्रतिबिंबित करती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड या ट्रांसमिशन बैरियर्स, चैनल कैपेसिटी। यहाँ पर आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, संचार प्रक्रिया, सूचनाओं का आधिक्य, पारगमन अवरोध या चैनल की क्षमता। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चैनल की क्षमता, ठीक है, कि चैनल कैपेसिटी हमारा करेक्ट होगा।
किसी विशिष्ट समयावधि में किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना चैनल की क्षमता को प्रतिबिंबित करती है। किसी चैनल की क्षमता को उस अधिकतम दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस दर पर किसी चैनल के माध्यम से सूचना प्रसारित की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब जलाशय आप जानते होंगे तालाब वगैरह जो होते हैं उनमें अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ओलिगोट्रोफिक, यूट्रोफिक, मीजोट्रोफिक या डायस्ट्रोफिक? अल्पपोषी, सुपोषी, मध्यपोषी या दुष्पोषी? तो आंसर आपने देख ही लिया होगा। इसको अल्पपोषी और दुष्पोषी। देखो यहाँ पर ना ए और डी दोनों ही ऑप्शन सही है। जिसने ए या डी किया था ना जब ये PYQ में पूछा गया था वो दोनों ही सही थे। 2023 में ये पूछा गया था। तो अल्पपोषी या दुष्पोषी, तो ये क्या कह रहा है? जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे अल्पपोषी या दुष्पोषी कहा जाता है। अल्पपोषी का अर्थ होता है पोषक तत्वों का निम्न स्तर। अल्प का मतलब थोड़ा होता है, ठीक ठीक है। पोषक तत्व कौन से होते हैं? फास्फोरस और नाइट्रोजन, इनका निम्न स्तर, और प्राथमिक उत्पादकता का निम्न स्तर। इसे दुष्पोषी भी कहा जाता है। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना ही सुपोषण कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये भी हमारा एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक लड़की है भाई अपने घर के सामने के दरवाजे की विपरीत दिशा में सीधे चलती है। ठीक है, यहाँ पर एक लड़की है, पहले मान लो ये लड़की है और लड़की का घर है इधर की साइड, मतलब दक्षिण दिशा में इसके घर का दरवाजा खुल रहा है ये, लेकिन ये इधर नहीं जाएगी। ये इसका दरवाजा है ना इधर खुल रहा है, लेकिन ये इधर से किधर जाएगी? इधर जाएगी। ठीक है, विपरीत दिशा में चलना है ना इसको। विपरीत दिशा में चलती है और वो 50 मीटर पहुंचती है। ठीक है, ये दरवाजा है, इसको याद रख लेना। ये 50 मीटर चलती है। 50 मीटर चलने के बाद वह लड़की अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। अगर बाईं ओर मुड़ेगी तो सीधी सी बात है वो वेस्ट की तरफ जाएगी। और फिर कितना चलती है? 100 मीटर चलती है। ठीक है, 100 मीटर चलती है। इसके बाद ये लड़की दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अगर दाहिनी ओर मुड़ेगी तो उसका मुंह किधर हो जाएगा? ठीक है, दाहिनी ओर मुड़ेगी तब भी ये 100 मीटर चलती है। 100 मीटर चलने के बाद वो बिल्कुल रुक जाती है। अब वो यहाँ पर रुक गई है। ठीक है, अब लड़की का मुख किस दिशा में है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो मुंह है वो किस दिशा में है? तो बिल्कुल उत्तर की दिशा में है। ठीक है, यहाँ पर है उत्तर दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर दिशा में है लड़की का मुंह। यहाँ पर हमारे 10 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, ये मुझे देखो पक्का विश्वास है। क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं कर रही, आपको कुछ देने के लिए ही कर रही हूँ, है ना। अगर मेरी वजह से कुछ बच्चे 10-20 बच्चे भी अगर पास कर लेते हैं अपना पेपर तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा। और प्लीज़ आप भी लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक शेयर ज़रूर ठोका करो खूब ज़्यादा से ज़्यादा।